चलिए स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज का जो हम लोग का क्लास चलने वाला है वो हरियाणा ग्रुप डी 2026 का पेपर चलने वाला है। तो अगर आपका भी पेपर आने वाले दिनों में है तो ये जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ सारे ऐसे प्रश्न तैयार किए गए हैं जैसा कि पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था, उसी को देख करके सारा क्वेश्चन को एनालाइज करके पेपर तैयार किया गया है। तो अगर आप लोग एक सीट को पक्की करना चाहते हो तो ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है। पहला ही प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल कर सकता है कि हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। सबसे पहले याद रखिए कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था, तो हुआ था 1966 में। पहला प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है, तो आप लोगों को बताना है कि इसकी जो राजधानी हो जाएगी वो चंडीगढ़ हो जाएगी। तीसरा सवाल पूछ सकता है कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आपको याद रखना है कि जो इसका कुल क्षेत्रफल हो जाएगा वो इतना हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, हरियाणा में शीतला माता मंदिर किस शहर में स्थित है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि हरियाणा में शीतला माता मंदिर किस शहर में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि यह मंदिर कहाँ स्थित है, गुरुग्राम में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को याद रखना है कि हरियाणा साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय स्थित है वो गुरुग्राम में स्थित है। याद रखना है, सॉरी गुरुग्राम नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला, पंचकुला में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। आपसे सवाल पूछ रहा है कि हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये फतेहाबाद में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल एक ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा यानी कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कब स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था 1969 में, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध तिलयार झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि प्रसिद्ध तिलयार झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये रोहतक जिले में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। अब सवाल कह रहा है कि किसके बीच लड़ा गया था, तो आपको याद रखना है कि ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा सवाल यहाँ से पूछा जाए कि अगर पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना है कि 1526 में हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध च्यवन ऋषि का आश्रम हरियाणा के किस पहाड़ी पर स्थित है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि प्रसिद्ध च्यवन ऋषि का आश्रम हरियाणा के किस पहाड़ी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि मोरनी पहाड़ी कहाँ स्थित है। आप लोग को बताना है कि मोरनी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि ये पहाड़ी हरियाणा के पंचकुला जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है, हरियाणा के पंचकुला जिला में ये मोरनी पहाड़ी स्थित है। सवाल आपसे पूछा जाता है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि ये पीपल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा में कहाँ स्थित है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो हरियाणा में कहाँ स्थित है। ऑप्शन है सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र या फिर कैथल। तो आपको याद रखना है कि ये पानीपत में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा एक सवाल यहाँ से और कि इब्राहिम लोदी की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, तो फुल डेट याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हथनी कुंड बैरज हरियाणा के किस नदी पर बनाया गया है। बताना है कि हथनी कुंड बैरज हरियाणा के किस नदी पे बनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये किस नदी पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है यमुना नदी पे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, हरियाणा के किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी स्थित है। सवाल कह रहा है कि हरियाणा के किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी स्थित है। तो आपको याद रखना है कि राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, तो ये हिसार में स्थित है। हिसार कहाँ है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। सबसे पहले याद रखिए कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पहला प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है। अब कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। ऑप्शन है 1875, 1828, 1897 या फिर 1905। तो आपको याद रखना है कि ये 1875 में स्थापना हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है। आपको बताना है कि विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि विश्व की जो गहरी झील है वो बैकाल झील हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपको याद रखना है कि ये 2015 में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न है, कपाल मोचन तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल कह रहा है कि कपाल मोचन तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये यमुनानगर में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, हरियाणा में शहीद शहर मुख्य रूप से किसे कहा जाता है। हरियाणा में एक शहर है जिसे शहीद का शहर कहा जाता है, मुख्य रूप से किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये किसे कहा जाता है, झज्जर को कहा जाता है। झज्जर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो आपको याद रखना है कि ये 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक सवाल ये भी याद रखिए कि 7वीं अनुसूची में क्या है। तो आपको याद रखना है कि 7वीं अनुसूची में है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये मनाया जाता है 8 मार्च को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15 अगस्त को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। तो सारा प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, कोई ना कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आपको याद रखना है कि ये 1942 में शुरू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, सर्वनीय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि ये 1930 में हुआ था। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि पूना समझौता कब हुआ था, यानी कि पूना पैक्ट कब हुआ था। तो ये हुआ था 1932 में। क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। तीसरा पूछ सकता है कि दांडी मार्च कब हुआ था। तो ये हुआ था 1930 में दांडी मार्च, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसको हम भूपर पट्टी कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। सवाल को ध्यान में रखना है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। सवाल अगर पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी आंतरिक अंग हो जाएगा यकृत, इसको भी ध्यान में रखना है। और यहाँ से पूछ लिया जाए कि थायराइड किस विटामिन की कमी से होती है। तो आप लोग को याद रखना है कि ये किस विटामिन की कमी से होती है। तो ये विटामिन ए की कमी से थायराइड होती है, इसको भी ध्यान में रखना है। 22 नंबर प्रश्न है, हरियाणा राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि हरियाणा राज्य का पहला राजकीय उद्यान कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी हो जाएगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है? आप लोग को याद रखना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति होता है किसका? शक्ति वाट का एसआई मात्रक होता है। कार्य किसका हो जाएगा? कार्य जूल का एसआई मात्रक हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध फल्गु मेला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि प्रसिद्ध फल्गु मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है। तो याद रखना है कि किस जिले में लगता है, तो कैथल फरल गांव में लगता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इतना पर इतना % वार्षिक दर में 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? यानी कि यहाँ पे आप लोग को साधारण ब्याज निकालना होगा। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र आपको पता होना चाहिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है। तो ये हो जाएंगे जयदेव, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे सवाल कह रहा है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको याद रखना है कि ये सितार से संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो याद रखना है कि ये ठोस में होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सवाल आपसे पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा प्रश्न है, सोलर सेल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि सोलर सेल किस चीज़ का बना होता है? तो आपको याद रखना है कि ये सिलिकॉन का बना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए, अब अगर पूछ लिया है कि हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है हीटर में, इसको भी ध्यान में रखना है। 30 नंबर प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपको बताना है कि जो स्कर्वी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि ये सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल एक इंपॉर्टेंट बनता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिए थे भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपको याद रखना है कि ये नारा भगत सिंह ने दिए थे। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, x + 5 बराबर इतना है तो x का मान क्या होगा? काफ़ी सिंपल प्रश्न है। x + 5 बराबर कितना है? 12। तो x का मान पूछ रहा है, तो x का मान हमारा हो जाएगा 12 - 5। ये इसको आप लोग घटाओगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग घटाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा वो 7 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? आपको बताना है कि मानव शरीर का जो समान तापमान होता है वो कितना होता है? तो आपको याद रखना है कि ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सिंपल प्रश्न है, बताना है कि साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो इसका जो साधारण नमक का सूत्र होता है वो NaCl होता है, NaCl, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? तो औसत बराबर आप लोग को पहले सूत्र पता होना चाहिए। औसत बराबर सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों का संख्या। तो प्राकृत संख्या हम लोग किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम लोग 1 से लेके 10 तक जोड़ लेंगे, जोड़ करके और जितना भी हमारा अंक है टोटल उसमें से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 55, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपको याद रखना है कि इसमें आयरन पाया जाता है, यानी कि लोहा पाया जाता है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक सवाल पूछा जाएगा कि लोहे का जो मुख्य अयस्क होता है वो क्या होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि लोहे का जो मुख्य अयस्क है वो हेमेटाइट है। हेमेटाइट लोहे का मुख्य अयस्क है, ये भी प्रश्न को ध्यान में रखना है। चलिए 37 नंबर प्रश्न है 15% का भिन्न क्या होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, 15% का आपसे भिन्न पूछ रहा है तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न है 18, 12, 16 का महत्तम संवर्तन यानी कि आपसे एचसीएफ पूछ रहा है कि इतना का एचसीएफ क्या होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, हाँ ये हो जाएगा 4, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मोहन दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी सीधी दूरी पे है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 5 किलोमीटर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 40 नंबर प्रश्न है श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग को बताना है कि श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे लुप्त संख्या आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे लुप्त हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। 40 के बाद क्या होगा, 50 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा प्रश्न था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप, यानी कि आपसे उससे आप परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप बराबर आपको सूत्र पता होना चाहिए, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 12, 8, 20 और 12, 8 कितना हो गया 20 और 20 दूनी के 40, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 42 नंबर प्रश्न है 25 का वर्गमूल क्या होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 25 का वर्गमूल क्या होगा। चलिए तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 25 का वर्गमूल क्या होगा। तो बच्चा जानता होगा कि 25 का वर्गमूल होता है 5। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। यहाँ पे विषम आपको चुनना है कि इनमें से विषम कौन सा है। तो आप लोग सोचिए, देखिए यहाँ पे कुत्ता, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा शेर, बाकी ये सब विषम है, ये सबसे विषम शेर हो जाएगा हमारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे श्रृंखला को पूरा करने के लिए बोल रहा है। ये भी प्रश्न सिंपल है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 45 नंबर प्रश्न है सेलेक्ट द वन वर्ड सुटेबल फॉर ए पर्सन हु कैन नॉट रीड ए राइट। रीड और राइट, तो यहाँ पे हम लोग लिटरेट का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि पेन को QFO लिखा जाता है तो CAR को क्या लिखा जाएगा। ये भी प्रश्न सिंपल है और काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि यदि पेन को QFO लिखा जाता है तो CAR को क्या लिखा जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे DBS लिखेंगे। DBS हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर ए में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट एंटोनम ऑफ ब्रेव, यानी कि आपसे ब्रेव का एंटोनम पूछ रहा है। तो ब्रेव का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, यानी कि इसमें से आप लोग को राइट स्पेलिंग वर्ड को पहचानना है कि इनमें से कौन सा जो स्पेलिंग है वो सही लिखा गया है। तो ब्यूटीफुल का होता है मीनिंग BEAUTIFUL। ब्यूटीफुल यहाँ पे देखो कहाँ पे है ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर प्रश्न है गजानन में कौन सा समास है। समास से क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि गजानन में कौन सा समास है। तो इसमें बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी का संधि विच्छेद क्या है। आपको बताना है कि महात्मा गांधी का संधि विच्छेद क्या है। तो इनका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो महा प्लस आत्मा हो जाएगा, महा प्लस आत्मा हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक संधि विच्छेद और पूछता है बहुत ज़्यादा पवन का आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा संधि विच्छेद पूछता है। तो इसका संधि विच्छेद होता है
पो प्लस अन होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। कैसे? पो प्लस अन होता है पवन का संधि विच्छेद। चलिए 52 नंबर प्रश्न है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा कड़ा मुकाबला करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को छाटिए। आप लोग को इसमें से शुद्ध शब्द को छाटना है। तो यहाँ पे जो हमारा शुद्ध लिखा हुआ है परीक्षा, ऐसे लिखा जाता है परीक्षा। परीक्षा देखो यहाँ कहाँ पे लिखा गया है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। ही बाउट, यहाँ पे आप लोग को आर्टिकल का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। तो ही बाउट यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो एन का प्रयोग करेंगे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि नाविक का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा 9 प्लस ईक हो जाएगा। ये 9 प्लस ईक देखो कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ फास्ट, यानी कि आपसे फास्ट का साइनोनिम पूछ रहा है। तो फास्ट का हो जाएगा क्विक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, जल का परिवाची शब्द नहीं है। आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा है जो जल का परिवाची शब्द नहीं है। तो आपको याद रखना है कि अनल है जो कि जल का परिवाची शब्द नहीं है, बाकी नीर भी जल का परिवाची शब्द है, तोय भी जल का परिवाची शब्द हो जाएगा और अम्बु भी परिवाची शब्द हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि जल का परिवाची शब्द कौन कौन सा है? तो नीर, तोय, अम्बु। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, सत्य का विलोम शब्द क्या होगा? काफ़ी सिंपल प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि सत्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो सत्य का सिंपल सा है असत्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रिच, यानी कि आपसे एंटोनिम पूछ रहा है रिच का। तो रिच का सिंपल सा यानी कि उल्टा शब्द आपसे पूछ रहा है। तो रिच का यानी कि अमीर का उल्टा गरीब, यानी कि पुअर हो जाएगा। पुअर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 60 नंबर प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपको बताना है कि फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो फूल का पर्यायवाची शब्द सुमन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपको बताना है कि उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो उपकार को मानने वाला होता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। 62 नंबर प्रश्न है, आँख फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सवाल कह रहा है कि आँख फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि प्रतिकूल होना या ध्यान देना दोनों एक ही चीज़ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। द बुक इज, यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे ऑन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि किताब है जो कि टेबल पे रखा हुआ है, तो हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। तो ऑन हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर प्रश्न है, मीनिंग ऑफ द आइटम वंस इन ए ब्लू मून। तो यहाँ पे हो जाएगा वेरी रियली हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स दे गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे। क्वेश्चन है दे गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे आर का प्रयोग करेंगे। दे आर गोइंग टू मार्केट, तो आर यहाँ पे है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो हम लोगों ने सारा ही क्वेश्चन को देख लिया है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे आपके एग्जाम के रिलेटेड, तो सारा क्वेश्चन को देख लिया है। तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताइए, और कितने क्वेश्चन आप लोग को पहले से याद थे ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा।